हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी यूपी 53 में। मित्रों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी हम पिछले दिनों 67 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज कर रहे थे और आज काफ़ी लोगों का कमेंट मेरे यूपी पीसीएस मेंस जीएस फर्स्ट पेपर का जो मैंने सिलेबस एनालिसिस कराया था उस पर काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि सर मतलब कि पेपर सेकेंड का भी आप करा दीजिए। तो आज उसी की श्रृंखला में हम यूपी पीसीएस का जो जीएस पेपर सेकंड है उसके सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। बाकी मित्रों, मुझे लगभग 30 से 35 मिनट में ही सिलेबस एनालिसिस करना है, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाता है वीडियो तो फिर मज़ा नहीं आता है, ठीक है। और आपके अंदर उतना उत्साह भी नहीं होता है कि आप उसे देख सकें। तो मैं एक ओवरव्यू आपको सिलेबस का दे रहा हूँ। बाकी जिन लोगों को भी अगर काफ़ी डीप एनालिसिस करना है, काफ़ी डीप एनालिसिस के साथ समझना है, तो वह मेरे नंबर इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7905451296। ये मेरा नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं जिनको भी काफ़ी डीप सिलेबस समझना है। और इस पे मतलब कि आपको कुछ एक माइनर सा चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि मैं यूट्यूब से कुछ भी इनकम नहीं करता हूँ। काफ़ी मैंने इस पर मेहनत किया है, तो इस नाते आपके और मेरे बीच एक अच्छा संबंध बना रहा है। तो अगर आपको डीप एनालिसिस करना है तो आप आइए और मैं आपको पूरे प्रश्नों के साथ, कैसे हर यूनिट से प्रश्न आते हैं, कैसे क्या होता है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, वो मैं आपको वहाँ पे सारी चीज़ें बताऊँगा। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि यूपी पीसीएस की जो जीएस पेपर सेकंड है उसके सिलेबस में सबसे मोटा मोटा पहले हम विषय देखते हैं। तो पहला विषय अगर हम देखें तो पॉलिटी होता है, दूसरा होता है सोशल जस्टिस और तीसरा होता है इंटरनेशनल रिलेशन। मतलब कि ये तीन जो सब्जेक्ट होते हैं ये हमारे सिलेबस मतलब कि जो जीएस पेपर सेकंड है उसमें कवर करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉलिटी के जितने यूनिट हैं उनको कवर करेंगे और मैं आपको यहाँ बताते चलूँगा कि ये किस किस किताब से कवर हो सकते हैं और आप उसे कर सकते हैं। तो जिन विद्यार्थियों को यहाँ से समझ में आ जाए वो यहाँ से समझ लें। बाकी जिनको अगर काफ़ी डीप समझना है तो वो मुझे कॉल करके और साइड से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमारा इससे पहला नंबर यूनिट क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, ठीक है। दूसरा उस पर कॉमा विकास, फिर कॉमा विशेषताएं, कॉमा संशोधन, कॉमा महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसे हम तोड़ते हैं। अगर हम ऐतिहासिक आधार में देखें तो हमारा इसमें ये कहना ये चाह रहा है सिलेबस में कि हमारा संविधान कैसे बना, कहाँ से इसकी ज़रूरत पड़ी, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, किस किस जगहों से लिया गया। दूसरी चीज़ विकास यहाँ दे दिया है, तो विकास मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारा संविधान डेवलप हुआ। तो फिर तीसरी चीज़ इसमें कह रहा है कि विशेषताएँ, तो हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएँ हैं। जैसे आप देखेंगे कि सरकार का संसदीय स्वरूप है, ठीक है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ मौलिक अधिकार है, प्रस्तावना है, राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। इस तरह के जो भी प्रावधान हैं, जैसे आप प्रस्तावना में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान की विशेषता बताती है। तो इस तरह के जो भी टॉपिक्स आपके इससे रिलेटेड होते हैं उस सारे को हमको पढ़ना है, ठीक है। बाकी आपको संशोधन कह रहा है, तो संशोधन में आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे संविधान में संशोधन होता है। जैसे आपने 368 पढ़ा होगा आर्टिकल, उसमें क्या प्रक्रिया है, कैसे संशोधन होता है, किसका संविधान का संशोधन कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़ना होता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत प्रावधानों में, जैसे कि महत्वपूर्ण प्रावधान में अगर हम देख सकते हैं तो एक मिनट, थोड़ा सा स्लाइड वो हो गया, चलिए देखते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रावधान में भी आप देख सकते हैं मित्रों, जैसे कि मान लीजिए कि जो भी हमारे संविधान की सर्वोच्चता हो जाती है, ठीक है, जो भी हम कल्याणकारी राज्य, मतलब जो भी प्रावधान की बात हमारे संविधान में की गई है उस तरह के टॉपिक्स को हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद से जो भी हमारे यहाँ कानून बनते हैं तो उसमें उच्चतम न्यायालय की क्या भूमिका होती है, कैसे वो अपना न्यायिक पुनरावलोकन करता है, वो इस पार्ट में आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम देखेंगे मित्रों तो जो हमारा सिलेबस में जो जीएस पेपर 2 का पार्ट होता है वो थोड़ा सा काफ़ी डीप होता है, ठीक है ना। उसमें काफ़ी आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इसका ब्रॉड होता है सिलेबस, ठीक है ना। तो मुझे जितना लग रहा है मैं यहाँ बोलते चल रहा हूँ और आप इसे समझ लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है तो आप साइड से मुझे कॉल करके आप पेड ग्रुप में समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं।
तो ये किस किताब से अब कवर होगा, हम अगर इसे देखना चाहें तो अगर आप NCERT 11th-12th की अगर आप पढ़ लेते हैं, सिर्फ 11th की 2 NCERT आती हैं, उन दोनों NCERT को अगर आप कवर कर लेते हैं तो ये आपका यूनिट फर्स्ट कवर हो जाएगा, इसका बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, यूनिट 2 में चलते हैं। यूनिट 2 हमारा क्या कह रहा है, जो कि हमारे लिए याद रखिएगा कि यूनिट 2 वेरी इंपॉर्टेंट प्री के लिए भी होता है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि आप इसे देख सकें तो आपको समझने में आसानी हो। मतलब कि ये काफ़ी, ये मतलब जो यूनिट 2 होता है ये मेंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट होता ही होता है, बट ये प्री में भी यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है यूनिट 2 कि संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व। ठीक है, तो इस फिर आगे कह रहा है कॉमा संघीय ढांचे से संबंधित विश्व एवं चुनौतियां, फिर कॉमा स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। देखिए इसने साफ साफ कह रखा है पहले बात में कि संघ एवं राज्यों के कार्य, संघ और राज्यों के क्या क्या कार्य हैं, सबसे पहली बात तो इसकी बात कर रहा है। ठीक है ना, तो जैसे आप देखेंगे कि संघ अगर राज्यों के कार्य को अगर हम तोड़ें तो इसमें आप देख लेंगे कि कैसे संघ में मतलब कि किसी कानून को बनाया जाता है, मतलब केंद्र में, फिर उसी तरह राज्य में कैसे विधानमंडल और विधान परिषद के द्वारा कानून को बनाया जाता है, फिर कैसे किस तरीके से वित्त को देखा जाता है, व्यापार वाणिज्य को देखा जाता है। ठीक है ना, राज्य आपस में कैसे विवादों का समाधान करते हैं, जैसे मान लीजिए कि राज्य में अंतर्राज्यीय विवाद हो जाए या दो राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय जल विवाद हो जाए, किस तरीके से अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है, और राज्यपाल और राष्ट्रपति, मतलब इन सभी लोगों को हमको इतने टॉपिक में देखना है। अगला इसी में कह रहा है कि संघीय ढांचे से संबंधित विश्व एवं चुनौतियां। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो भी हमारे संघीय ढांचे से जो भी चुनौतियां आती हैं, जो भी विश्व लेवल की मतलब होती हैं, उन्हें हमको देखना है। चलिए इसमें देख लेते हैं क्या क्या। जैसे आप इसमें देख लेंगे कि संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया है, गवर्नर को आप देख सकते हैं, जो भी अगर धर्म संबंधी कोई मुद्दे आते हैं तो वही विश्व लेवल के हो जाते हैं। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है, केंद्र और राज्य की सरकारों को देख सकते हैं। ठीक है, उसके से आगे आपसे कह रहा है कि स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां, मतलब कि स्थानीय स्तर मतलब कि पंचायत। ठीक है, पंचायत पर मतलब किस प्रकार से राज्य सरकार मतलब कि पंचायत तक वो वित्त का हस्तांतरण करती है। तो जब आप पंचायत को पढ़ लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, उसकी चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं, कैसे वो काम कर रहा है, भविष्य में क्या रहेगा, क्या निगेटिविटी है, इस तरह की सारी चीज़ों को हमें देखना होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप मोटा मोटा देखें तो इसमें हमारा अगर चैप्टर देखें तो केंद्र, राज्य और दूसरा चीज़ पंचायत, ये 3 मोटे मोटे चैप्टर हैं जो कि हमें पढ़ना है। और केंद्र में आपका पता ही है कि राष्ट्रपति भी आएगा, प्रधानमंत्री भी आएगा, लोकसभा राज्यसभा, ये सब के सब अगर हम देखें तो एक मोटा मोटा केंद्र की संरचना में आ जाएंगे। इसी तरह राज्य में आप आ जाएंगे तो राज्य में आपका राज्यपाल आ जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा, विधानमंडल विधान परिषद अगर वहाँ उस राज्य की है तो वो आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको कवर करना है। तो ये भी मित्रों क्लास 11th की जो NCERT है वहाँ से इसका बेस पूरा क्लियर हो जाएगा। और याद रखिएगा जो यूनिट 2 है इसको काफ़ी डीप पढ़ना है, क्योंकि इससे प्री में भी फैक्ट सारे बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, जो कि तीसरा यूनिट है, थर्ड यूनिट। चलिए देख लेते हैं। थर्ड यूनिट हमारा कह रहा है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका। ठीक है ना, क्या कहना चाह रहा है कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका। सबसे पहले तो मित्रों यहाँ पे याद रखिएगा कि इससे अगर हम देखें तो हमेशा करंट से क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, ये जो थर्ड यूनिट हमारा है इससे करंट से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। अब मान लीजिए कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंध दे दिया है, तो सबसे पहले तो आप ये जानिए, सर्च करिए, पढ़िए कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंध होता क्या है। दूसरी चीज़ उसके बाद आप ये जानिए कि वित्त आयोग क्या होता है, क्या इसकी चुनौतियां हैं, कैसे वित्त आयोग का गठन किया जाता है, क्या वित्त आयोग की भूमिका होती है। सबसे पहले तो 2 प्रश्न आप यहाँ से ये जानिए। उसके बाद से अगर आपको पेपर में कोई भी कटिंग दिख रही है कि भाई हाँ केंद्र और राज्य के बीच वित्त के बारे में ये मामला चल रहा है, या वित्त आयोग ने ये मामला जो भी है, मतलब जो भी अगर करंट का मुद्दा चले, आप उसे तुरंत यूनिट 3 में पेपर 2 के नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखेंगे तो इसमें कई बार आपके जो कि वित्त आयोग का गठन किया जाता है उससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है स्टेटली। ठीक है ना, कि 12वां वित्त आयोग का क्या उद्देश्य है, 13वां वित्त आयोग का क्या चुनौतियां रही हैं, 15वां वित्त आयोग क्या कहना चाह रहा है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है ना, तो बाकी
यहाँ से आपको बस यही दो चीज़ें क्लियर करना है, बाकी इसको करंट से कोरिलेट करना है। याद रखिएगा कि जो पेपर 2 है ये जो कि जीएस का, इसमें करंट बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो आपको बेसिक तो एनसीईआरटी से कवर करना है, बाकी आपको बीच बीच में कुछ चैप्टर को लक्ष्मीकांत से पढ़ते जाना है। याद रखिएगा सारे चैप्टर लक्ष्मीकांत से नहीं पढ़ने होते हैं, वो जो भी बताए, अब मेरे लिए तो वो नहीं सही है, अब आप उसे जो भी मानिए, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी अगर बेस क्लियर कर लिए हैं तो आप लक्ष्मीकांत के कुछ चैप्टर्स हैं जो कि 10-15 चैप्टर हैं, बस आपको उतना ही पढ़ना होता है, ठीक है। और उसे बार बार रिवीजन करना होता है, क्योंकि इतनी मोटी मोटी किताब आप कैसे याद रखोगे, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये अगर हम इसमें वित्त आयोग और केंद्र राज्य संबंध, तो ये भी हम एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं अगर बेस चाहें तो। बाकी आप लक्ष्मीकांत में भी जाके कवर कर सकते हो, वहाँ पे भी अच्छा दिया है। यूनिट 4 आ जाते हैं। यूनिट 4 में आपका दिया है कि शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएं। फिर आगे कह रहा है कि विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं उनका प्रयोग कैसे होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि शक्तियों का पृथक्करण, सबसे पहले तो हम इसे को समझते हैं। जैसे देखिए कि आप देखे होंगे कि भारत एक अर्धसंघीय, ठीक है, देश है। जैसे आप देखते हैं कि कई बार कहा जाता है कि संघीय है, बट इसकी प्रवृत्ति अलग है संघीय में, क्योंकि भारत में केंद्र को कुछ ज़्यादा शक्ति मिली है राज्यों के से, ठीक ना। और आपने देखा भी होगा कि ऐसा है भी भारत में, कनाडा से तो भले लिया गया संघीय लेकिन व्यवस्था, लेकिन भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसमें केंद्र को थोड़ी सी शक्ति ज़्यादा प्राप्त है। तो सबसे पहले तो आपको ये शक्तियों का पृथक्करण देखना है कि केंद्र सरकार के पास क्या क्या शक्ति है, राज्य सरकार के पास क्या क्या शक्ति है, ठीक है। फिर आपके पास अगला कह रहा है कि विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएं। अब अगर कोई दो राज्यों के बीच में या राज्य और संघ के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसके लिए क्या क्या संस्थाएं बनाई गई हैं, क्या क्या उसमें विवाद निवारण तंत्र बनाए गए हैं, इसको हमें पढ़ना है। जैसे कि अगर हम देखेंगे इसमें, तो जैसे कि इसमें कह रहा है कि आपके कि वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं उनका प्रयोग, और वर्तमान में सरकार कैसे दो राज्यों के बीच टकराहट न हो, केंद्र और राज्य के बीच टकराहट न हो, उसके लिए केंद्र सरकार या जो भी राज्य सरकार है वो किस तरीके से वैकल्पिक निवारण तंत्रों का मतलब कि प्रयोग कर रही है, ठीक है। तो ये करंट का मुद्दा हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी से ये पढ़ना है कि केंद्र सरकार की क्या शक्तियाँ हैं इस यूनिट में, और फिर आपको पढ़ना है कि राज्य सरकार की क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या उसके निवारण तंत्र हो सकते हैं, ठीक है मित्रों। तो इस पर हमें बस इतना ही ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। और एक तरह से मोटा मोटा देखें तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये 3 चीज़ आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये यूनिट आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो हमारा 5वां यूनिट देखिए क्या कह रहा है। और 5वां यूनिट में मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि केवल एनसीईआरटी में ही ये आपको मिलेगा और कवर भी हो जाएगा। जैसे आप इसमें कह रहा है कि भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों से तुलना, ठीक है ना। आपसे सीधे कह रहा है कि जो भी हमारी संवैधानिक योजना है उसकी अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों से तुलना। जैसे मान लीजिए कि भारत की कोई योजना है तो उसको अमेरिका से तुलना कर देना, ठीक है ना। जब आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें एक चैप्टर दिया है और उसमें बड़े आसानी से आपको समझाया गया है कि भारत का अमेरिका से तुलना करके कि क्या भारत की लोकतंत्र में अलग है और वो अमेरिका के लोकतंत्र में क्या अलगाव है, ठीक है। तो ये आप वहाँ से टॉपिक क्लियर कर सकते हैं, बस आपको उतना ही टॉपिक क्लियर करना है। बाकी आपसे करंट में अगर कोई मुद्दा इस तरह का चल रहा है तो आप इसे देख सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यूनिट 1 से आप मिला करके यूनिट 5 को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा यूनिट 6 क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। अब आप इसमें देख लीजिए एनसीईआरटी का कितना अहम योगदान है। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ रुक करके कुछ बता दूँ कि एनसीईआरटी बच्चे बहुत गलत तरीके से पढ़ते हैं। मित्रों, मैं अगर आप लोगों को मुझ पर ट्रस्ट हो तो आप लोग एक बार मेरी बात मानिएगा। सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, अगर हम देखें तो वो हमें रटंतु वाली शिक्षा व्यवस्था अब तक रही है, ठीक है। और यूपीएससी और यूपीपीसीएस ये डिमांड करती है कि भाई जो जिसका मस्तिष्क उपजा हुआ हो, एक तरह से कहें तो समझ की शक्ति जिसकी अच्छी डेवलप हो चुकी हो, उसे हम सेलेक्ट करेंगे। और आप मेंस के सारे प्रश्न देखिए सब समझ शक्ति पे यही आधारित होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी को आपको एक बार नॉवेल की तरह पढ़ जाना है, ठीक है। जिस एनसीईआरटी में आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसमें आप क्लास 11-12 की पढ़ सकते हैं, लेकिन जिसमें आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है उसे आप 6 से उठा सकते हैं और 12 तक पढ़ सकते हैं। तो एक नॉवल की तरह रीडिंग करिए।
उसके बाद से आपको क्या करना है कि दोबारा फिर से रीडिंग जब करना है तो जो भी उसमें छोटे छोटे कार्टून टाइप में प्रश्न बनाए रहते हैं उन प्रश्नों पे आपको रुकना है और रुक करके विचार करना है, चाहे आप गलत ही क्यों ना विचार करें। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे मित्रों आप देखेंगे कि आपका दिमाग क्या होगा, डेवलप होता जाएगा और समझ शक्ति आपकी डेवलप होगी। और जितनी आप समझ शक्ति डेवलप कर सकते हैं उतना ही आप मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। याद रखिएगा, प्री में आप जितना रट सकते हैं अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन मेंस में जस्ट इसका उल्टा होता है, जितनी आपकी समझ सकती है। और जब आपकी समझ शक्ति डेवलप हो जाएगी तो आप अपने आप प्री के फैक्ट्स को भी तैयार कर सकते हैं। तो इस पर अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। चलिए, छठा यूनिट क्या कह रहा है मित्रों कि संसद एवं राज्य विधायिका संरचना, संगठन, कार्य संरचना, कार्य संचालन शक्तियों एवं विशेषाधिकारों तथा संबंधित विषय। आपसे सीधा ये कहना चाह रहा था कि तुम साफ साफ इसने बोल दिया है। और याद रखिएगा कि ये प्री में भी इसके पोर्शन बहुत ज़्यादा आते हैं। आपसे सीधे इसने कहा कि संसद और जो राज्य के विधानमंडल है उनकी संरचना कैसी होती है, संगठन कैसे होता है, उनका कार्य संचालन वो कैसे करती हैं, उनकी शक्तियाँ तथा उनके विशेषाधिकार क्या क्या होते हैं तथा उनसे संबंधित मुद्दे क्या क्या होते हैं, इसे बस हमें देख लेना है। तो इसमें तो आपको डीप समझाने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी आप अगर देखें तो इसको आप एम लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हैं, सिर्फ संसद चैप्टर जा करके, राज्य की विधानमंडल जा करके। ठीक है, मतलब कि हमें चैप्टर बाय चैप्टर नहीं पढ़ना है लक्ष्मीकांत को, जहाँ हमें ज़रूरत होगी बस हमें उसी चैप्टर को खोल के पढ़ लेना है, उससे नोट्स बना लेना है। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी में भी बड़े आराम से जब आप 11th की जो एनसीईआरटी, 2 एनसीईआरटी जो है 11th में आप उससे पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको कुछ इसकी नॉलेज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 7वां यूनिट हम क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। 7वें यूनिट में है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना। ठीक है, संगठन एवं कार्य सरकार के मंत्रालय एवं विभाग। फिर आगे कह रहा है कि प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में, एक मिनट, शासन प्रणाली में भूमिका। और फिर आगे कह रहा है जनहितवाद। जनहितवाद मतलब कि PIL। चलिए देख लेते हैं 7वां यूनिट, इसको हम समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये 7वां यूनिट में। चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे कह रहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना। आपको सबसे पहले मित्रों ये याद रखना है कि कार्यपालिका में कौन कौन होता है। आप जैसे देखेंगे कि कार्यपालिका में अगर हम देखें तो राष्ट्रपति होता है और संसद के दोनों सदन हो जाते हैं। ठीक है ना, और जो हमारी वर्तमान सरकार है ये कार्यपालिका का एक अंग हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसे क्लियर करना है, इसका पूरा बेसिक क्लियर करना है कि कैसे राष्ट्रपति क्या होता है, क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, फिर केंद्र सरकार में क्या होती हैं। ठीक है ना, राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है। तो यहाँ पे भी हम एक तरह से देखें तो पीछे से ही मिला जुला रूप है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें इस बेस को क्लियर करना है कार्यपालिका में। दूसरी चीज़, न्यायपालिका में हमें सुप्रीम कोर्ट और उसी के साथ साथ हाई कोर्ट को भी कवर करना है कि क्या इसकी संरचना होती है, कैसे इसके संगठन होते हैं। और याद रखिएगा अगर आप अधीनस्थ न्यायालय को छोड़ देते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिला न्यायालय को अगर आप थोड़ा सा प्री की दृष्टि से बस पढ़िएगा, अगर मेंस में छोड़ दें थोड़ा ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को आप साथ में पढ़िएगा। ठीक है, इससे आपको न्यायपालिका की संरचना भी पता चल जाएगी कि न्यायपालिका की क्या संरचना है। ठीक है, कैसे वो रीट जारी करती हैं, क्या शक्तियाँ हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं आप उसमें पढ़ लेंगे। फिर आपसे कह रहा है कि संगठन एवं कार्य सरकार के मंत्रालय एवं विभाग। ठीक है ना, जो भी हमारे मेन मंत्रालय मित्रों, जैसे कि आप देखेंगे कि जो भी हमारे मेन मंत्रालय से वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इनके क्या कार्य हैं, इनके किस प्रकार से इनके विभाग बनाए गए हैं, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। फिर अगली चीज़ कह रहा है कि प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में भूमिका। याद रखिएगा कि जैसे आप देखेंगे कि जो भी NGO हैं उनके माध्यम से किस प्रकार मतलब हमारे औपचारिक अनौपचारिक रूप से शासन प्रणाली में भूमिका दर्ज हो रही है। किसान यूनियन जैसे बने हुए हैं, जैसे फिक्की आप देख लेंगे। तो इस तरह के जो भी संस्था बने हैं वो हमारे शासन प्रणाली में क्या भूमिका अपनी दर्ज दे रहे हैं। तो ऐसे मतलब कि जो भी संस्था हैं उनको हमको ध्यान देना है। आपसे लास्ट कह रहा है कि जनहितवाद PIL। तो याद रखिएगा मित्रों कि पब्लिक इंटीग्रेशन लिटिगेशन होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना, अगर आप देखेंगे तो PIL जो होता है, आप देखेंगे कि आए दिन PIL जारी किया जाता है और आपने देखा भी होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ जानना है कि PIL होता क्या है। ठीक है, और PIL जारी कैसे होता है, और वर्तमान में अगर आपसे करंट में कोई न्यूज इस तरह की बन रही तो आप उसे नोट करते चलेंगे। मतलब याद रखिए आपको करंट पे इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है यूनिट 7 में। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसे मित्रों आप जब 11th की NCERT पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको कार्यपालिका और न्यायपालिका सब
कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपको जो है ये आपके करंट के प्रश्न हैं, बाकी आपको मंत्रालय के बारे में उनकी साइट्स पे जाके आप उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक बार आप देखेंगे तो पीएमओ कार्यालय से रिलेटेड प्रश्न प्री में आ चुका है। ठीक है, तो इनका दायरा बड़ा थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं इस पर चर्चा करूँगा तो लगभग अगर मैं देखूँ तो मैं अपने अगर पेड क्लास में अगर इस पर चर्चा करता हूँ पेपर 2 पे, तो लगभग मुझे 4 से 5 दिन लग जाते हैं, 2-2 घंटा अगर मैं डेली स्टूडेंट को देता हूँ तो इसे कवर कराने में और डाइजेस्ट कराने में उनको, क्योंकि मेरा ये नियम है कि भाई जितना आपको मैं बताऊँ उतना आप बचा सको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा 8वां यूनिट क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। 8वें यूनिट में कहा गया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। चलिए आइए देख लेते हैं। इसमें सीधे कह रहा है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। जैसे आपने देखा होगा मित्रों, इसमें आपको करना क्या है, जैसे आप जब 11th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें भी इसके बारे में आप कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको देखें तो अलग से आपको जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, फिर आपको अलग से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 पढ़ना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे कि जब 91 के बाद से 2006 में इसको संशोधन किया गया था तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। फिर 2010 में से संशोधन किया गया था, इसे आपको पढ़ना पड़ेगा। और फिर जो भी चुनाव संबंधी घटनाक्रम हो रहा है, जैसे कि देखिए अभी वर्तमान में यूपी में चुनाव होने वाला है, इस तरह से जो भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में जो भी और कुछ बदलाव हो रहे हैं, कुछ इस तरह के जो भी करंट मुद्दे हैं उसे आपको देखना है। बस आपको इतना ही देखना है, 1950, 1991, 2006 और 2010 का संशोधन, और वर्तमान समय में कुछ करंट में अगर इस तरह का हो रहा है तो उसे हमको देखना है। क्या उसकी चुनौतियां हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या इसके फायदे होंगे, इस तरह से हमें क्वेश्चन बनाते चलना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि आपका बेसिक जनप्रतिनिधित्व तो 11th के एनसीईआरटी में मिल जाएगा, बाकी आपको इतना पढ़ना है। इसमें मैंने आपको एकदम बता दिया, इससे ज़्यादा बाहर इसमें नहीं पढ़ना है। चलिए 9वें में अगर हम देखते हैं तो 9वां यूनिट हमारा क्या कह रहा है कि विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियों, कार्य और तथा उनके उत्तरदायित्व। जैसे मान लीजिए इसने साफ साफ आपसे कह दिया है, और आप साफ साफ देखिए इसमें सुनिए, इसने कह रहा है कि विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति। ठीक है, जो भी हमारे संविधान निर्माताओं ने जो भी संवैधानिक पद बनाए थे उन पर नियुक्ति की बात कर रहा है, जो भी संवैधानिक संस्था बनाए थे उसमें नियुक्ति की बात कर रहा है, उनकी क्या क्या शक्तियां हैं तथा उनके कार्य क्या होते हैं और उनके उत्तरदायित्व क्या क्या होते हैं, इनकी बात आपसे सीधा सीधा कह रहा है। ये तो आप एकदम समझ गए होंगे। जैसे अगर हम देखें मित्रों तो इसमें आ जाएगा यूपीएससी आ जाएगा, स्टेट का पीसीएस आ जाएगा, स्टेट पीएससी आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर आप जैसे देखेंगे कैग आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे तो SC ST जो जात SC ST आयोग बनाया गया उससे जो अध्यक्ष हैं वो आ जाएंगे, CBI आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें निर्वाचन आयोग आ जाएगा जो कि अनुच्छेद 314 में है, मतलब कि वित्त आयोग आ जाएगा। तो इस तरह के जो भी इम्पोर्टेंट संवैधानिक जो संस्था संवैधानिक पद हैं इनकी नियुक्ति, कार्य तथा इनके कैसे उत्तरदायित्व होते हैं, ये आप कहाँ से पढ़ेंगे तो इसे आप कवर करेंगे मित्रों, याद रखिएगा लक्ष्मीकांत से, लक्ष्मीकांत से। ठीक है ना, वहाँ पे बड़े ही अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है अलग अलग, और आप उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे। फिर आगे आपसे चलिए अगला पॉइंट कह रहा है एनसीईआरटी में ये नहीं मिलेगा, यूनिट 9 आप इसको लक्ष्मीकांत से आपको कवर करना ही पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं यूनिट 10 क्या कह रहा है। यूनिट 10 कह रहा है कि सांविधिक विनिमयामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय नीति आयोग समेत उनकी विशेषताएं एवं कार्यभाग। आपसे सबसे पहले बात तो ये कहना चाह रहा है, आप जैसे देखिए सिलेबस में आप छोटे छोटे जो भी ये उछल्ले वर्ड हैं इनको आप पहले कि गूगल सर्च करिए कि क्या होता है। जैसे आप देखेंगे सांविधिक कहना चाह रहा है, सांविधिक का मतलब कि ऐसे संस्थान जो संविधान निर्माताओं के द्वारा न बनाए गए और बाद में संसद के द्वारा इसे बना करके शामिल किया गया हो, तो इस तरह से हो गया सांविधिक। आगे कह रहा है विनिमयामक, फिर आगे कह रहा है कि विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय। जैसे आपने देखा होगा कि कई अर्ध न्यायिक निकाय भी मैं आपको आगे बताऊंगा, वो होते हैं जिनको न्यायालय के समान शक्ति प्राप्त होती है बट कुछ कम होती है न्यायालय से। ठीक ना, तो इसलिए बोल देते हैं उसको अर्ध न्यायिक निकाय। फिर आप नीति आयोग के बारे में जानते ही हैं कि जिसको जो योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया जो कि 2015 में, तो वह कह रहा है कि उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और इन लोगों के क्या कार्यभार हैं, इसे हमें बस पढ़ना है। अब जैसे हम देखेंगे सांविधिक निकाय में मित्रों, तो अगर थोड़ा सा मेरा स्क्रीन छोटा है मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा। जैसे कि आप देखेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, NGT जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं,
आर्म्स फोर्स ट्रिब्यूनल, मतलब कि ऐसे ऐसे जो भी सांविधिक निकाय हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, जो भी इम्पोर्टेंट हैं उनको हमें बस पढ़ना है, मतलब सब नहीं पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आए दिन आप देखेंगे कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से रिलेटेड कुछ ना कुछ आता है, महिला आयोग से रिलेटेड कुछ ना कुछ आता है, मानवाधिकार आयोग से रिलेटेड कुछ ना कुछ आता है। तो ये सबसे पहले तो इसका हमको बेस जानना, ये है क्या, कैसे कार्य करता है, कैसे इस पर नियुक्ति होती है, क्या कैसे चीज़ है, क्या इसकी विशेषताएँ हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि इसमें इस जो यूनिट 10 है इसे हमको कंप्लीट करना है। और याद रखिएगा मित्रों, ये भी आपके अगर आप देखेंगे तो ये जो यूनिट 10 है इसे आप कवर करेंगे एम लक्ष्मीकांत से, ठीक है ना। मतलब कि एनसीईआरटी में उतना बढ़िया से नहीं दिया गया, थोड़ा थोड़ा बस जिक्र किया है। तो इसे आप एम लक्ष्मीकांत से क्या करेंगे, जा करके और इस टॉपिक्स को खोल के आप इसे क्लियर कर लेंगे। अब बताइए कि एम लक्ष्मीकांत लड़के एक पेज बाय पेज पढ़ते हैं, और मैंने आपको बस बताया कि जितने जरूरत हो उतना आप पढ़िए, ठीक है दोस्तों। सिलेबस बहुत ब्रॉड है और बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, और फिर उसे याद भी तो करना होता है, सिर्फ पढ़ना तो होता नहीं। और जो लोग सिर्फ पढ़े जा रहे हैं उनका सिलेक्शन भी आप देख लीजिए कितना होता है। तो स्मार्ट स्टडी पे फोकस जरूर करिए, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को में से अगर कोई भी विद्यार्थी इच्छुक हैं कि अगर वो हमसे क्लास लेना चाहते हैं, अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार आइए मेरे नंबर पे कॉल करिए और एक बार हमसे डेमो लेकर के देखिए और एक बार क्लास करिए, ठीक है। मैं आपको पूरा उतना ही पढ़ाऊँगा जितना आपके सिलेबस में आएगा, और उससे बाहर कुछ नहीं, ठीक है। तो कोई नहीं, यूट्यूब चैनल पे आप बिल्कुल मत जाइएगा कि यार इसके तो इतने व्यूज हैं, इसके इतने व्यूज हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं आप उस पर नहीं, आप आइए एक बार मेरे से डेमो लीजिए। और उसके बहुत माइनर से चार्ज है, बहुत ज़्यादा चार्ज मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैंने भी ये संघर्ष जो आप कर रहे हैं इसे मैंने झेला है, तो इसलिए मैं कुछ अलग करने की बस सोच रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो कभी भी व्यूज़ पे जा करके आप किसी को जज मत करिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर अगर यूनिट हम देखें तो 11 नंबर यूनिट देखिए, सबसे पहले बात तो अब हमारा 10 तक क्या था कि हमारी पॉलिटी थी। अब हमारा यहाँ से सोशल जस्टिस शुरू हो गया मित्रों, ठीक है ना। तो मतलब कि 10 यूनिट्स तक हमारा क्या था कि पॉलिटी था। अब हमारा सोशल जस्टिस 11 पॉइंट से शुरू हो जाता है। और याद रखिएगा कि जो हमारा 11 नंबर यूनिट है ये हमारा आईटी एक्ट से हो जाता है। सोशल जस्टिस में सबसे पहला यूनिट ही हमारा आईटी एक्ट से हो जाता है, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो भी एक्ट वगैरह हैं उससे रिलेटेड। चलिए इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी। सबसे पहले तो आपको इसमें याद रखना है कि हमें करना क्या है। जैसे आप देखेंगे कि जो भी सरकार की नीतियाँ आ रही हैं विभिन्न क्षेत्रों में विकास करने की, जैसे आप देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में, स्वच्छ जल के क्षेत्र में, गरीबी दूर करने के क्षेत्र में, इस तरह के जो भी करंट के मुद्दे आ रहे हैं उस पर हमें बड़े फोकस रखना है, ठीक है ना। मतलब कि उस पर हमें बत्तख एक तरह से हम देखें तो हंस की तरह उस पर हमको ध्यान लगाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ कह रहा है कि उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन, मतलब उनको उनके कार्यान्वयन में क्या कैसे हो रहे हैं, वर्तमान समय में जो भी योजनाएं आ रही हैं उनको क्या चुनौतियां फेस करना पड़ रहा है, इस तरह की चीज़ें। तो आप जैसे न्यूज़ वगैरह में राज्यसभा टीवी को अब तो सही संसद टीवी बना दिया गया, संसद टीवी देख करके आप इसमें बड़े अच्छे अच्छे लोगों के डिबेट्स आते हैं, आप वहाँ से इसे जान सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ फिर आपसे कह रहा है कि कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी। तो कार्यान्वयन में जो भी उत्पन्न चुनौतियां उसे तो देखना ही देखना है, बाकी आपसे कह रहा है सूचना संचार प्रौद्योगिकी। मित्रों याद रखिए कि अब हमारा जो जनरेशन है ये आईटी एक्ट पे बहुत ज़्यादा, इतना जान जाइए कि मतलब कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि हमें इस पे भी ध्यान देते चलना है, ठीक है ना, कि सरकार क्या नीतियाँ बना रही है, क्या काम कर रही है, क्या एक्ट बना रही है किस चीज़ से रिलेटेड। तो ये जो भी करंट, मतलब कि ये टोटल टॉपिक अगर हम देखें सोशल जस्टिस का, तो ये टोटल करंट का टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो इसे आप करंट से कवर करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप इसमें एक दो प्रश्न अगर मैं बोल देता हूँ आप सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे आपसे एक प्रश्न पूछा गया यूपी पीसीएस 2019 में कि डिजिटल भारत का क्या अर्थ है, इसके विभिन्न स्तंभों एवं चुनौतियों की विवेचना कीजिए। तो देखिए डिजिटल भारत वो आपसे यहाँ से पूछ लिए। तो डिजिटल भारत वर्तमान सरकार में सरकार कह रही है कि हम डिजिटल भारत बनाएंगे, डिजिटल भारत बनाएंगे। तो अब देखिए कहीं ना कहीं ये न्यूज में था और इसे आपसे प्रश्नों में पूछ लिया गया है। तो इस तरह से याद रखिएगा। जैसे 2018 में यहीं से एक प्रश्न क्या बना था कि ई गवर्नेंस को स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। तो अब इस तरह की चीज़ें हैं
तो ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो भी मुद्दे होंगे आपको इसमें ध्यान देना है, ठीक है ना। बाकी चलिए 12 नंबर यूनिट्स में हम देख लेते हैं कि विकास प्रक्रियाएं, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वयं सहायता समूह SHG, विभिन्न समूह एवं संघ, अभिदाता, सहायतार्थ संस्थाएं, संस्थागत एवं अन्य अंशधारक। चलिए ये देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि विकास की प्रक्रियाएं क्या क्या अपनाई जा रही हैं। जैसे कि विकास की प्रक्रिया में अगर हम देखें तो ज्ञान की पहुंच, ज्ञान की व्यापक पहुंच, पोषण तथा स्वास्थ्य सेवाएं, आजीविका सुरक्षा, जैसे आप देखेंगे अपराध और हिंसा से कैसे संरक्षण किया जा रहा है, सामुदायिक विकास, इस तरह के जो भी टॉपिक्स हैं आप इस पे विकास की प्रक्रिया में इसे आप कवर कर सकते हैं करंट के मुद्दे से, ठीक है। दूसरी चीज़ आपसे कह रहा है कि सतत विकास वाले, आप जैसे देखेंगे कि सतत विकास के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 लक्ष्य हैं, उसके आधार पर सरकार कैसे काम कर रही है, इस तरह की चीज़ों को भी आप इसी यूनिट में देखेंगे। फिर जो भी समावेशी विकास किया जा रहा है जो अब उसको भी आप इसी के मतलब यूनिट के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ आपसे कह रहा है कि जो स्वयं सहायता समूह हैं, जैसे कि इनको SHG मतलब कि सेल्फ हेल्थ ग्रोथ, ये कैसे कार्य कर रही हैं, क्या इनकी चुनौतियां आ रही हैं। फिर आपसे आप कह रहा है कि NGO जो भी हैं, जो भी NGO हैं उनकी क्या क्या भूमिका रह रही है, ठीक है। तो इस तरह के जो भी चीज़ें करंट में आपको मिल रही हैं उसको आपको यूनिट 12 में कवर करना है। और याद रखिएगा ये भी करंट का ही मुद्दा है, मतलब आपको इसमें बेसिक थोड़ा सा भी अगर आप नहीं जान रहा, करंट अगर आप अच्छा से कर लेंगे तो इसमें आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। जैसे आप बेसिक में ये जान सकते हैं कि NGO क्या होता है, SHG मतलब कि सेल्फ हेल्थ ग्रोथ क्या होता है, सतत विकास के कितने लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य हैं, क्या क्या कहते हैं। जैसे देखिए अभी वर्तमान में एक E9 चलाया जा रहा है, E9 में अगर आप देखेंगे तो सतत विकास लक्ष्य के जो चौथा पॉइंट है कि शिक्षा को बढ़ावा देना, उसी पे E9 करंट में आया जिसमें 9 देशों का समूह है। तो वो क्या कर रहे हैं कि सतत विकास लक्ष्य के चौथे स्तंभ को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और इसका इस बार का थीम क्या था कि डिजिटलाइजेशन, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। तो इस तरीके से हमें कोरिलेट करके करंट से पढ़ना होता है इसे, ठीक है। चलिए आगे चल रहे हैं। अब हमारा यूनिट 13 क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। यूनिट 13 में कह रहा है मित्रों कि केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। आपसे देखिए इसमें साफ साफ इसने बोल रखा है कि हम क्या पूछेंगे। चलिए देख लेते हैं। यूनिट 13 आपसे ये सीधा कहना चाह रहे हैं कि भाई केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील, तो सबसे पहले तो आपको अति संवेदनशील वर्ग जानना है कि ये क्या क्या होते हैं। जैसे आप देखेंगे अति संवेदनशील वर्ग में SC आ जाएंगे, ST आ जाएंगे, OBC आ जाएंगे, महिला हो जाएंगे, मुस्लिम हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, विकलांग हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग में आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहली तो बात, अगर इनके पे कोई भी करंट में मुद्दा चल रहा है, ठीक है, इन पे कोई भी करंट में मुद्दा चल रहा है तो याद रखिएगा इसे हमें तुरंत नोट करना है भाई ये कहीं ना कहीं हमारे या तो सोशल जस्टिस में आ सकता है, ठीक है, या तो हमारे ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये अति संवेदनशील मुद्दों में आ सकता है, ठीक है। इसे हम पे पैनी नज़र रखनी है, ठीक है, इस तरह के ज्वलंत मुद्दे को। चलिए आगे चल रहे हैं। इसमें कह रहा है कि वर्गों के कल्याणकारी योजनाएं, आप देख रहे होंगे कि सरकार हमेशा कह रही होगी कि SCओं के संरक्षण के लिए योजना चल रही है, मुस्लिमों के लिए योजना चल रही है, बच्चों के लिए ये। तो जो भी योजनाएं चल रही है, इन योजनाओं का कार्य निष्पादन और कैसे इनकी रक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र की व्यवस्था की जा रही है, कैसे कानून बनाया जा रहा है, किस प्रकार से संस्थान बनाया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे कि SC के लिए अनुसूचित आयोग बनाया गया, ST के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। तो इन कि कैसे काम कर रहे हैं, कौन वर्तमान में इन लोगों, इन संवेदनशील वर्गों के लिए योजनाएं लाई जा रही है। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि सरकार ने कोई विकलांग की योजना लाई, तो स्वाभाविक सी बात है वो विकलांग योजना किस में आएगी, आपके यूनिट 13 में आ जाएगी। तो इससे आपको याद रखना है कि मतलब ये जो भी संवेदनशील मुद्दे हैं इनकी कैसे चुनौतियां आ रही हैं, क्या क्या योजनाएं आ रही हैं, कैसे इनके लिए सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है, कैसे संस्थान बनाए जा रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे करंट के हैं और आपको इसको करंट से देखना है। जैसे मैंने आपसे बताया था कि PIB से एक्ट डाउनलोड कर लो। एक तरह से अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि PIB की एक साइट है, लेकिन उसमें थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा होता है। अब तो बहुत सारे कोचिंग वाले हिंदी में भी देने लगे हैं। तो PIB पे सरकार अपने इन सारी योजनाओं को दे देती है, तो अब तो बहुत आसान हो गया। जैसे आप इनसाइट IAS पे जाकर देख सकते हैं हिंदी में, दृष्टि IAS भी हिंदी में आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरह उपलब्ध करा देती है, तो वहाँ से आपको देख सकते हैं। तो इससे आपको घबराना नहीं है। बाकी आपको मेरे से लेना हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं।
चलिए आगे 14 नंबर प्रश्न देखिए आपको, सॉरी प्रश्न मैंने बोल दिया। 14 नंबर यूनिट क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य शिक्षा मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात तो आपसे यहाँ मोटा मोटा आप जानिए, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई विषय हो, शिक्षा से रिलेटेड कोई विषय हो, मानव के संसाधन से संबंधित कोई सामाजिक क्षेत्र का विषय हो, तो इसे तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि भाई ये हमारे एग्जाम में यूनिट 14 में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि शिक्षा आपको प्राचीन काल से वर्तमान तक पढ़ना है कि प्राचीन में क्या अंतर था, फिर कैसे डिफरेंस हुआ, फिर कैसे, और आज देखिए प्राचीन के बाद से जैसे हम अगर वैदिक धर्म से उठाएं तो वहाँ शिक्षा को बोल बोल के गा के सिखाया जाता था। फिर आज अगर वर्तमान समय में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं डिजिटल शिक्षा की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। तो ये बीच के जो बदलाव हैं इसे हम ऐसे देखते आएंगे। ठीक है, स्वास्थ्य रिलेटेड, चलिए इसमें अगर हम देखेंगे तो स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर मैं कुछ चीज़ें आपको बोल देता हूँ, आप देख लीजिएगा, जैसे कि ड्रग एवं फार्मास्यूटिक्स नीति क्या होती है। ठीक है ना, जैसे आप अभी देखेंगे कि शाहरुख खान के जो लड़के हैं उनके भी नारकोटिक्स विभाग के द्वारा छापा पड़ा, तो कहीं ना कहीं वो भी ड्रग से रिलेटेड था। तो वो सब प्रश्न आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि शाहरुख खान के लड़के पे क्यों पड़ा, लेकिन आपसे ड्रग से रिलेटेड प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ड्रग एवं फार्मास्यूटिक नीति जो होती है उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपके स्वास्थ्य मुद्दे जो हैं उनकी चुनौतियां क्या हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर बीमारी और स्वस्थ, मतलब भारत में किस तरह की बीमारियां हैं, क्या स्वास्थ्य प्रक्रिया कितनी अच्छी चल रही है, आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि भारत में 53-54% महिलाएं एनीमिया रोग से ग्रसित है, तो कहीं ना कहीं ये बीमारी स्वास्थ्य का एक मुद्दा बन गया। इसे सरकार कैसे कम कर रही है, क्या प्रक्रिया अपना रही है, इस तरह के जो भी मुद्दे हैं आपके पेपर में आ रहे हैं उसे आपको ध्यान देते चलना है। अच्छा, शिक्षा में अगर हम देख लें तो जैसे आप शिक्षा में देखेंगे कि जो भी शिक्षा की विकास यात्राएं रही हैं, शुरू में कैसे शिक्षा चली, फिर उसके बाद कैसे हुई और वर्तमान में आप देखेंगे कि डिजिटलीकरण का दौर आ गया, तो कैसे देखिए शिक्षा का युग बदलता गया। तो इस तरह से इसमें प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, और इसे भी आप पूरा टोटल करंट से ही आप इसे कवर कर पाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। बाकी आपको थोड़ा सा एक बेसिक बस इसमें जानना है, स्वास्थ्य क्या है, शिक्षा क्या है, मानव संसाधन, ये थोड़ा थोड़ा जानते हो आप, करंट से इसको कनेक्ट रहिएगा। ठीक है, आप हो जाएगा आपका। चलिए 15 नंबर यूनिट कह रहा है कि गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ। ठीक ना, इनका निहितार्थ आपसे कह रहा है। चलिए सबसे पहले आपसे बोला गरीबी, तो गरीबी आप जाइए गूगल करिए, व्हाट इज गरीबी। गरीबी क्या होती है, भूख से संबंधित विषय, मतलब कि गरीबी और भूख से जो भी संबंधित विषय आएगी, जैसे आपने देखा होगा कि आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है, तो कहीं ना कहीं ये क्या आपको जाहिर कर रहा है कि भाई भूख के बारे में ही तो आपका ये इंडेक्स जारी हो रहा है। जैसे अल्प पोषण, कुपोषण से रिलेटेड कोई इंडेक्स आ रहा है, खाद्य सुरक्षा की कहीं बात हो रही है, इस तरह के विषय जो भी हैं हमें इसमें देखने हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। जैसे कि अगर हम देखें तो इस पर एक प्रश्न भी आ चुका है 18 में यूपीपीसीएस में कि गरीबी और भूखमरी से संबंधित मुद्दे क्या क्या हैं। तो आप अगर जब गरीबी और भूखमरी दोनों को जानेंगे तभी तो उससे संबंधित मुद्दे क्या क्या हैं आप बता सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी आपका करंट से ही मुद्दा है। ठीक है ना, सोशल जस्टिस है पूरा करंट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट 16 क्या कह रहा है कि शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत व अन्य उपाय। चलिए इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें आप याद रखिएगा कि आपसे कह रहा है कि शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जो भी शासन व्यवस्था है वो उसकी बात कर रहा है, फिर उसमें क्या पारदर्शिताएं हैं, क्या दिखाई देता है क्या नहीं उसकी बात कर रहा है, फिर उसकी क्या जवाबदेही, उसके महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस अनुप्रयोग। तो आप याद रखिएगा सबसे पहले तो आपको ई गवर्नेंस मॉडल जानना है कि क्या होता है ई गवर्नेंस, उसके मॉडल क्या है, कितनी प्रकार हैं, ई गवर्नेंस कितना सफल है, कितनी उसकी सीमाएं हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको नागरिक चार्टर अधिनियम जानना है, याद रखिएगा, उसकी पारदर्शिता और जवाबदेही देखना है। ठीक है ना, अब याद रखिए। चलिए अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देखिए कि विधि के समझ समानता है, कानून का शासन है, मितव्ययिता हो जाएगा, इसकी क्या जवाबदेही है, सिटीजन चार्टर आप पढ़ सकते हैं। इसमें ई गवर्नेंस से आप क्या होता है, जो भी बेसिक है उसे आप इसमें पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा इसमें अगर हम देखें तो इसमें बेसिक प्लस करंट आ जाता है। ठीक है ना, तो इसमें पहले बेसिक को आप पढ़ेंगे, उसको क्लियर करेंगे, फिर आप करंट को इसमें कर सकते हैं। ठीक है, फिर चलिए हम यूनिट 17 पे चलते हैं। यूनिट 17 क्या कह रहा है मित्रों कि लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका,
चलिए हम देख लेते हैं। कह रहा है, इसमें क्या कहना चाह रहा है कि लोकतंत्र में उभरती हुई जो प्रवृत्ति है उनके संदर्भ में सिविल सेवाओं की क्या भूमिकाएं हैं। जैसे आप देखे होंगे इसमें, जैसे कि जो राजनीतिज्ञ है वो जनता के प्रति क्या जवाबदेही देता है, वित्त के प्रति कैसे जवाबदेही दिया जाता है, व्यवसायिक क्या है, न्यायिक एवं विधिक क्या होती है, प्रबंधकी क्या है। तो इस तरह के जो भी मुद्दे हैं उसे हम जवाबदेहिता कहते हैं, कि कैसे वो जवाबदेहिता अपनी देते हैं अपने से दूसरों के प्रति। तो इसे हमको इसमें पढ़ना है, इस तरह के मुद्दे को इसे हमें ध्यान देना है। और याद रखिएगा कि ये आपका 11th की एनसीईआरटी में कुछ इसका बेस क्लियर हो जाएगा, बाकी आपको करंट से पढ़ना है कि वर्तमान समय में जो भी मुद्दे चल रहे हैं। 18 नंबर यूनिट में अगर हम देखें तो यहाँ से अब हमारा इंटरनेशनल रिलेशन शुरू हो जाता है। इसमें सीधे कह रहा है कि भारत एवं अपने पड़ोसी देशों से उसके संबंध क्या क्या हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ जानना है कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। जैसे पाकिस्तान, चीन हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, इस तरह के जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं भारत से, उनके क्या संबंध हैं, क्या कूटनीति चली जा रही है, कैसे सांस्कृतिक कूटनीति बन रहे हैं, इस तरह के मुद्दों को देखना है। जैसे अभी आप देखेंगे कि पिछले वर्ष जैसे कि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुआ, तो अगर हम देखें तो उससे कहीं ना कहीं भारत पे भी तो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भाई जो म्यांमार का पूर्वी क्षेत्र था वहाँ पे क्या था कि अलगाववादी कुछ लोग थे। अब वो लोगों को म्यांमार ने रोक रखा था भारत में आने से, लेकिन अब आप देखेंगे कि म्यांमार चीन के कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप में अब कब्जे में आ गया। तो कहीं ना कहीं उधर से आक्रमण के मतलब कि एक तरह से जो भी है आतंकवादियों के आने की स्थिति बन सकती है, म्यांमार होते हुए, मिजोरम, त्रिपुरा होते हुए। तो इस तरह से भारत पे क्या, तो आप जब भी कोई दो देशों के बीच में कोई बात हो तो उससे क्या भारत पे प्रभाव पड़ेगा, इसे आपको बहुत ज़्यादा देखना है। आयात निर्यात में क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कि हथियार के मामले में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरह से जो भी संबंध हैं ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसे आप यहाँ ध्यान देंगे, ये भी आपका करंट का मुद्दा हो जाएगा। सबसे पहले इसको आपको जानना है कि भारत पाक और भारत चीन, याद रखिएगा ये दो देशों के साथ तो जो पीछे की जो संधियाँ हुई हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, उससे तो हमको बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी के साथ आप पढ़े चाहे ना पढ़े, थोड़ा सा बांग्लादेश के साथ आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो करंट मुद्दे चल रहे हैं उसको आप यूनिट 18 में कवर करिएगा। तो अगर आप देखेंगे तो जो विश्व की राजनीति है, क्लास 12th की एनसीईआरटी है, उससे आपको यहाँ पे कुछ मिल जाएगा रिलीफ, और बेसिक के लिए बाकी आप आगे से वहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। 19 नंबर यूनिट देखिए क्या कह रहा है मित्रों, कि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, ठीक है ना। आपसे यहाँ कहना चाह रहा है कि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। जैसे आप देखेंगे कि द्विपक्षीय मतलब दो पक्षों के बीच में कुछ बात हो रही है। जैसे आप देखते होंगे कि आता है हमेशा द्विपक्षीय में कि भारत अमेरिका रक्षा सहयोग, भारत यूरोप रक्षा सहयोग। आपने देखा होगा कि दो देश का मिलकर के युद्धाभ्यास किया जा रहा है। इस तरह की जो भी घटनाएं हैं वो इसमें आएंगे द्विपक्षीय में। क्षेत्रीय में अगर हम देख लेंगे, जैसे आप देखेंगे कि मेकांग गंगा सहयोग और बीमस्टेक मिल करके इसको सहयोग कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि ईस्ट एशिया समिट क्या होती है, सार्क, आसियान। जैसे आप देखेंगे कि सार्क में भी 8-9 देश हैं, आसियान में लगभग 13 देश हैं। ये लोग मिल करके आपस में क्षेत्रीय और संस्कृतियों के बारे में कैसे अपने को बनाए रखते हैं, कैसे आपस में आयात निर्यात करके मतलब कि एक तरह से अपने आपको स्टेबल किए रहते हैं। इस तरह की चीज़ों को हमको इसमें पढ़ना है, ठीक ना। तो एक मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट 20 हमारा क्या कह रहा है कि भारत के हितों, तो याद रखिएगा। चलिए यहाँ बताते हैं यूनिट 19 में आप सबसे पहले सार्क, आसियान, ईस्ट इंडिया समिट क्या होती है, बीमस्टेक क्या होता है, इस तरह की चीज़ों को आप पहले बेसिक क्लियर करिए, ठीक है। और बाकी जो वर्तमान में हो रहा है उसे आप देखते चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट 20 क्या कह रहा है कि भारत के हितों एवं भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव। आपसे क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे यूनिट 20 में कि भारत के हितों एवं भारत के हितों एवं भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव। जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें इस तरह के मुद्दे आ सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि अमेरिका की जलवायु परिवर्तन नीति क्या है। जैसे आप देखेंगे अमेरिका में H1 वीज़ा, म्यांमार की रोहिंग्या नीति। जैसे कि
कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो भारतीय परिदृश्य मतलब कि अप्रवासी भारतीयों की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तो म्यांमार की रोहिंग्या नीति आ जाएगा यहाँ, उत्तर कोरिया की न्यूक्लियर नीति, सीरिया संकट, इस तरह के जो भी मैटर आएंगे वो आपके यूनिट 20 में आ जाएंगे और आप इसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि भारत हित और जो भारत के परिदृश्य में जो अप्रवासी भारतीय हैं उनसे रिलेटेड ये यहाँ प्रश्न बना देंगे। और जो भी वर्तमान में हो रहा है, जैसे आप देखेंगे कभी अमेरिका H1 वीज़ा बंद कर देता है, कभी कुछ कर देता है, इस तरह के जो भी मुद्दे आ रहे हैं इसमें हम इसको देखते चलेंगे। यूनिट 21 देखिए क्या कह रहा है कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश तथा उनके कार्यभाग। सबसे पहली बात तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे क्या करना है कि जैसे आप देखते होंगे UNO है, WTO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है। सबसे पहले तो आपको इस तरह के जो भी संस्थान वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे आपने कोरोना पीरियड में बहुत नाम सुना होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, सबसे पहले तो इसका हमको एक सिनॉप्सिस बना लेना है प्री के पर्पज से कि ये इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कब बना था, क्यों बना, ये तो प्री में भी बहुत पूछा जाता है। बाकी क्यों बना, क्या कार्य कर रहा है, कैसे इसका ये अपने उद्देश्यों को पूर्ति कर रहा है, और वर्तमान में अगर ये चर्चा में है तो इसको हमको मेंस की दृष्टि से देखते चलना है। तो इस तरह से हमारा यह यूनिट 21 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यूनिट 22 पे अगर हम चलते हैं मित्रों, तो आपसे यहाँ अब देखिए इंटरनेशनल रिलेशन यूनिट 21 तक है। अब उत्तर प्रदेश के सिलेबस में क्या है कि यूनिट 22 और यूनिट 23 जो कि है ये अगर हम देखें तो ये इसमें अलग से जोड़ दिया गया है। चलिए यूनिट 22 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक, प्रशासनिक, राजस्व एवं न्यायिक व्यवस्थाओं की विशेष जानकारी। याद रखिएगा क्योंकि आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं, PCS स्टेट PCS दे रहे हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। एक आध प्रश्न से आते हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, तो इसे अगर आप बहुत डीप में भी नहीं जाते हैं तो ध्यान रखिएगा उतना नहीं हो कर सकते हैं, लेकिन इसे पढ़ना जरूरी है क्योंकि कभी हो सकता है इससे प्रश्नों की संख्या ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि जो भी यूपी का क्या राजनीतिक व्यवस्था है, क्या प्रशासनिक व्यवस्था है, यूपी की क्या राजस्व प्रणाली है, कैसे राजस्व को अपने इकट्ठा करता है, क्या न्यायिक व्यवस्था यहाँ की है, हाई कोर्ट वाली जो भी इलाहाबाद की हाई कोर्ट उससे रिलेटेड चीज़ें, इस तरह की चीज़ों को आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी देखना है, ठीक है। और बहुत इससे प्रश्न तो नहीं पूछे गए हैं, एक एक प्रश्न अभी तक बस आए हैं, तो इस तरह से जो पीछे का मैंने आपको बताया उसी का समरी आपको यूपी में पूरा पढ़ लेना है, ठीक है ना। एक बार आपको मोटा मोटा यूपी की पॉलिटी को पढ़ लेना है कि यूपी की राजनीतिक दशा कैसी है, ठीक है ना। बस आप उतने से इसको कवर कर ले जाएंगे। बाकी करंट में कोई ऐसा मैटर चल रहा है ज्वलंत मुद्दा तो उसे आप देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। यूनिट 23 क्या कह रहा है, यूनिट 23 अगर देख लेते हैं, सबसे लास्ट यूनिट है कि क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम। जैसे कि जो भी हमारा क्षेत्रीय लेवल का, जैसे कि जो हमारे क्षेत्रीय लेवल का, जो भी हमारे प्रांतीय लेवल का, तो प्रांतीय लेवल मान लीजिए आपका यूपी आ गया, जो भी राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल का समसामयिक घटनाक्रम है उसको ये पूछेंगे आपसे, सीधा सीधा बोल दिए, मतलब कि इन्होंने आपसे सीधा सीधा बोल दिया है कि यूपी का करेंट और इंडिया का करेंट और इंटरनेशनल रिलेशन टाइप का जो भी करेंट, इंटरनेशनल लेवल का जो भी करेंट है उसे हम पूछ सकते हैं। तो इसमें इन्होंने कोई कैटेगराइज नहीं दिया है, तो याद रखिएगा इसमें ये प्रश्न कहाँ से बनाएंगे, जो भी करंट में पिछले एक साल के मुद्दे आपके एग्जाम से पिछले एक साल के जो भी मुद्दे चले हैं उसी से रिलेटेड। तो इतना तो आप जान ही रहे हैं कि कौन इंपॉर्टेंट है मुद्दा, कौन सा इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है, क्योंकि अब तो इतनी सारी कोचिंगें हो गई हैं, इतने सारे यूट्यूब पर चैनल हो गए जो बता देते हैं कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मित्रों यहाँ पे इतना ही था, 23 यूनिट हमारा पूरा ये क्लियर हुआ। तो मैंने सोचा कि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, तो इस नाते मैंने उन लोगों को थोड़ा सा एक हेल्प कर दिया। बाकी अगर आप चाहते हैं मित्रों कि अगर आपको काफ़ी अच्छे से और डीप एनालिसिस हो इस सिलेबस का, और आप चाहते हैं कि काफ़ी अच्छे से एक एक मैं चैप्टर आपको बता दूं कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो उसके लिए कुछ पेड लगेगा, जो भी आपको देना होगा, चार्ज बहुत माइनर सा है, और उससे आप मुझे पर्सनल कॉल पे या जैसे भी आप उसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा और पूरा आपको कैसे कैसे प्रश्न बने हैं उससे आपको पूरा और अच्छे से व्यू दे सकता हूं, ठीक है। तो इसलिए आप हमारे इस नंबर 7905451296 पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर कोई बच्चा जो कि अपना फाउंडेशन को मजबूत करना चाहता है, बेसिक को मजबूत करना चाहता है, वो मुझसे पढ़ना चाहता है, तो वो भी मुझसे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकता है, ठीक है।
बाकी आपको जो भी समस्याएं होंगी, अगर कुछ भी दिक्कतें होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको 67 बीपीएससी से रिलेटेड जो भी दृष्टि के और जीएस वर्ल्ड के टेस्ट सीरीज है वो आपको करा रहा हूँ, प्लेलिस्ट में आप जाके उसे देख सकते हैं। बाकी लेखपाल वाले बच्चे, लेखपाल से रिलेटेड एक बार प्लेलिस्ट में आप जाइए और आपके लायक जो भी चीज़ें हैं आप उसे देख सकते हैं। लूसेंट को आप एक बार देख सकते हैं, जो कि मैंने कहानी के माध्यम से पढ़ाया है। तो इस तरह से जो भी सारी चीज़ें हैं मैंने वहाँ पे दे रखा है प्लेलिस्ट में, आप जाइए पढ़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर जरूर करिएगा मित्रों। ओके, थैंक यू।